तो कॉस्ट का आज लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको कॉस्ट के टाइप्स और कॉस्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो लास्ट हमने पढ़ा था कॉस्ट यानी लागत की अवधारणाएं अल्पकालीन बाजार में और दीर्घकालीन बाजार में। अल्पकालीन बाजार में लागत की 7 अवधारणाएं होती है और दीर्घकालीन बाजार में लागत की 3 अवधारणाएं होती है। उससे रिलेटेड सभी के संबंध कंप्लीट हो चुके हैं, उनके डायग्राम्स की शेप्स पूरी हो चुकी है। लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट, लागत की प्रकार। वो अवधारणाएं अलग है और ये प्रकार है, ठीक है। लागत 3 प्रकार की बताई गई है आप लोगों के बुक में। सबसे पहली है मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट। वो सभी लागतें, वे सभी खर्चे, वो सभी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के जो मुद्रा के रूप में होते हैं, धन के रूप में होते हैं, फाइनेंस पैसे के रूप में होते हैं, जो वास्तव में वह खर्च करता है अपनी बुक्स में, जिनकी एंट्री भी करता है, उसे हम मौद्रिक लागतें कहते हैं। मौद्रिक लागतें 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें। व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें में माइनर सा चेंज है। इसका बेस ये है इन दोनों में डिफरेंस का, कई बार एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्योगपति अपनी बिजनेस के अंदर अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी लगा देता है, तो और बाय चांस अगर वो खुद की प्रॉपर्टी ना लगाता तो उसका खर्च आता है। जैसे कि कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसको एक शॉप खोलनी है, तो शॉप अगर उसने अपने घर में ही खोल ली, अपनी पुरानी पुश्तैनी या घर की शॉप को अगर वो यूज में ले रहा है, तो उसका कोई भी रेंट नहीं जाता, वो उसी पैसे को यूज में दूसरे पर्पस से ले सकता है। वाइल अगर वो दूसरी जगह पर उस शॉप को यूज में लेता है, किसी और जगह पर लेता है, तो उसे रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट देना पड़ रहा है, उसका खर्चा जा रहा है, वो तो एक्सप्लिसिट की कैटेगरी में आ गया। वाइल अगर उसने खुद की प्रॉपर्टी ले रखी है, खुद की जमीन ले रखी है, खुद की घर की शॉप है जहां पर उसे किराया नहीं देना पड़ता, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आता है अव्यक्त लागतें। व्यक्त लागतें वे सभी खर्चे, वे सभी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर के जो वास्तव में वह करता है मुद्रा या धन के रूप में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल पर खर्चा, वर्कर्स को सैलरी देना, गाड़ी भाड़े का खर्चा देना, ये सभी काम। वाइल अव्यक्त लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो सारे खर्चे होते हैं जिनके लिए वो वास्तव में जिन्हें करना पड़ता, लेकिन उसने खुद की प्रॉपर्टी, खुद की चीज यूज में ले ली, तो इस वजह से अब उसका खर्चा बच चुका है। जैसे कि आने जाने के लिए गाड़ी भाड़ा देना पड़ता माल को लाने के लिए, लेकिन उसने अपना खुद का व्हीकल ही अपने एम्प्लॉइज को दे दिया यूज करने के लिए, तो उसका गाड़ी भाड़ा बच गया। तो वो गाड़ी भाड़ा बच गया, वेजेस जो बच गया, वो किस कैटेगरी में आएगा? अव्यक्त लागतें, इम्प्लिसिट कॉस्ट की कैटेगरी में आता है। एम्प्लॉइज नहीं, एंटरप्रेन्योर, उद्योगपति अपने ही फर्म में, अपने ही बिजनेस में एज ए एम्प्लॉय भी काम करता है। मान लीजिए अकाउंटेंट का, फाइनेंस का जो काम है वो खुद ही करने बैठ जाए, तो ऐसे में उसे अलग से अकाउंटेंट रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो भी अव्यक्त की कैटेगरी में आ गया। वाइल अगर अकाउंटेंट रखता है तो उसे सैलरी देता है, तो वो एक्सप्लिसिट की कैटेगरी में आ जाती है। यानी कि अगर वो खुद के चीजें, खुद का नॉलेज, खुद की एसेट्स, ये सारी चीजें अपने काम में ले लेता है, तो वो अव्यक्त की कैटेगरी में आ गई। और अगर वो इसी सारी चीजों को रियलिटी में किसी और को देता है, किसी और को एम्प्लॉय को रख के किसी और तरीके से खर्चा वास्तव में करता है, तो वो अव्यक्त लागतों की कैटेगरी में आती है। दूसरी होती है रियल कॉस्ट और वास्तविक लागत, जिसको हम सोशल कॉस्ट या सामाजिक लागत के नाम से भी जानते हैं। सोशल कॉस्ट या सामाजिक लागत, इसकी अवधारणा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। वो ये कहते हैं कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी होने की वजह से सोसाइटी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। वो जो प्रॉब्लम सोसाइटी फेस करती है, दैट प्रॉब्लम कॉल्ड रियल कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए एक हॉस्पिटल है,
हॉस्पिटल होने की वजह से वहां पर और दूसरा चीज नहीं खुल पा रही है, या फिर आसपास का वातावरण हॉस्पिटल की गंदगी से या फिर उसमें निकलने वाले वेस्टेज से दूषित होता है। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसका वेस्ट तालाब में जा रहा है तो तालाब की वो मछुआरों को नुकसान होता है। तो कोई भी एक्टिविटी होने की वजह से अगर दूसरा सोसाइटी कुछ भी वहन करती है, कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम फेस करती है, एक स्कूल कॉलेज चल रहा है तो उसकी पार्किंग बाहर है, पार्किंग होने की वजह से आस पड़ोस वालों को बड़ी परेशानी होती है आने जाने में। ये इन सब चीजों को हम क्या है फाइनेंस में, पैसे में, धन में कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स को अल्फ्रेड मार्शल ने नाम दिया है रियल कॉस्ट या फिर सामाजिक लागत, वास्तविक लागत नाम दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। इनको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस ये कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है जिसे हमें इसी वे में याद करनी पड़ेगी। लास्ट एंड फाइनल आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूं। किसी एक लाभ को प्राप्त करने के लिए दूसरे छोड़े गए समस्त लाभ ही अवसर लागत कहलाते हैं। जैसे कि एक बार हमने एग्जांपल लिया था हमारे कुछ वीडियोस के अंदर कि एक व्यक्ति है जिसको कहीं पर 500 रुपए प्रतिदिन की कमाई मिलती है, वेजेस मिलता है, मजदूरी करता है वह जब दूसरे ने उसको ऑप्शन दिया कि भाई 550 रुपए मेरे से प्राप्त करो, मेरे यहाँ पर जॉब करो, लेकिन उसने उसको रिफ्यूज कर दिया, तो वो जो 550 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो उसके लिए क्या हो गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। तो इस तरीके से लागत की आप लोगों के सामने तीन अवधारणाएं, तीन प्रकार आपके सामने लागत के हो जाते हैं। अब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक टाइप का न्यूमेरिकल हमने देखा, अब हम लोग देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट से हमें अगर कोई चीज दे रखी है तो बाकी की अवधारणाएं हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करके बता दूं, फिर आपको थोड़ा बहुत होमवर्क आप करेंगे। आप खुद भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, बशर्ते आपको उस के डायग्राम की शेप, उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत वक्र की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर यू के समान होती है, यानी पहले ज्यादा होती है, फिर कम कम, फिर बढ़ने लग जाती है। तो ज्यादा 20, 15, 10, फिर आपको बढ़ानी है 12, 18, 25, ठीक है। जब आप मार्जिनल कॉस्ट को यानी कि सीमांत लागत को जोड़ते जोड़ते जाओगे, जैसे बारंबारता उसे संचयी बारंबारता निकालते हो, वैसे अगर आप जोड़ते जाओगे तो आपके पास टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत आ जाती है। जैसे कि 20 और 15, यहाँ पर 0 होती है, 20 और 15, 35 और 10, 45 और 12 आपके सामने आ जाता है 57 और 18 होता है आपके सामने 75 और 25 100। इस क्वेश्चन में आपको टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है, लेकिन वो आपको टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में जानकारी अवश्य देगा। यदि वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में जानकारी ना दे तो हमें क्या करना, दे तो क्या करना है, बाई चांस मान लीजिए उसने अलग से लिख दिया, वर्किंग नोट में अलग से नोट डाल के दे दिया कि टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, तो 10 ही माननी है, कोई सी भी इकाई पर दे दे। वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में, कुल स्थिर लागत के बारे में कोई बात ही ना करे, तो आपको नीचे एक वर्किंग नोट डालना, वर्किंग नोट में लिखना है कि इस प्रश्न में कुल स्थिर लागत के बारे में कोई सूचना नहीं है, अतः मैंने यहाँ पर कुल स्थिर लागत को ये मान लिया। अब आपकी इच्छा, आप 0 मानो, 1 मानो, 2 मानो, 1000 मानो, यह आपके ऊपर है। जब तक क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं दी हुई तब तक। तो यहाँ पर हमने उसे 10 ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है 10, 30, 45, 55, 67, 85, 110,
तीनों का औसत आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉस्ट वाला जो टॉपिक है वो पूरा होता है। आज तक आप लोगों का जो अगर मैं बात करूं तो लगभग हम हमारे सिलेबस में से हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद यूटिलिटी टॉपिक पढ़ा, यूटिलिटी के बाद कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है, कंज्यूमर बिहेवियर के बाद डिमांड हो गया, प्रेडिक्शन हो गया और कॉस्ट हो गया। 6 टॉपिक हमारे हो चुके हैं माइक्रो के अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कितने टॉपिक बचे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब हमारे सामने आएगा सप्लाई, पूर्ति, फिर उसके बाद मार्केट, फिर उसके बाद रेवेन्यू, आगम, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा आगम के बाद अपना प्रोड्यूसर्स, फर्मों का संतुलन, ठीक है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और लास्ट हमारे पास टॉपिक आ जाएगा इसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम। ऐसे करके माइक्रो में केवल हमारे 5 टॉपिक बच रहे हैं, केवल 5 टॉपिक बच रहे हैं। और अगर मैं नहीं हूं गलत तो मैक्सिमम आज के बाद आपकी 12 वीडियोस के अंदर आपकी पूरी माइक्रो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात अब हम करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा। हाँ, एक बात ये और बता दूं, कॉस्ट तक अब तक जो हमने पढ़ा है वो लगभग आपकी पूरी मार्किंग का 40 में से माइक्रो 40 मार्क्स की है, उसका 25 मार्क्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 25 मार्क्स का पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है। तो अब आप लोगों के पास एक पेपर आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पेपर के क्वेश्चंस को करेंगे, सॉल्व करके आप मेरे को सेंड करेंगे। और जो मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट नहीं हैं वो लोग आगे से मेरे से पेपर मांगे, उस पेपर को सॉल्व करें। उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उस सबको आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, आपको ज़्यादा और ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा, आप उससे रिलेटेड मेरे से डाउट पूछ पाएंगे। साथ ही साथ पैरेलली हमारी अकाउंट्स की भी, मैं 12th के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, इस वजह से पैरेलली हमारी अकाउंट्स की भी क्लासेस चल रही हैं। अकाउंट्स में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया, अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा। आज आप लोगों के पास अकाउंट्स का पेपर भी आने वाला है, दैट इज रिलेटेड टू कंपनी थ्योरी पार्ट, ठीक है, उस पेपर को भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं उन्हीं पर ही आप मेरे को सेंड करें, और कोई भी कैसा भी डाउट हो आप बेझिझक मेरे से पूछें। और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैक्सिमम आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो भी जुड़े हुए हैं कॉमर्स के साथ और साइंस के साथ, हमारे को शेयर करें। और आगे जो भी आपको डाउट्स होंगे हम इसमें और भी इनोवेटिव तरीके से आप लोगों के सामने रखते रहेंगे। Thank you so much.